हेलो एंड नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर। आज है 3 सितंबर और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ओके CBFC इन इंडिया। तो भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? क्या है भाई? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है CBFC का? तो इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑप्शन नंबर सी, सर्टिफाइंग फिल्म्स फॉर पब्लिक व्यूइंग इन इंडिया, मतलब भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाण करना इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फिल्म्स को पब्लिक व्यूइंग के लिए सर्टिफाई करना। मतलब ये बोर्ड डिसाइड करता है कि कौन सी फिल्म किस एज ग्रुप के लिए ठीक है, या अगर उस फिल्म में कुछ सीन्स या डायलॉग्स हैं जो पब्लिक के लिए सही नहीं लगते तो उसको एडिट करने की रिकमेंडेशंस देता है। CBFC के पास ये पावर होती है कि वो फिल्म को यूनिवर्सल, आप टैग्स देखते हो ना फिल्म्स के स्टार्ट होने से पहले देन यूनिवर्सल होता है, देन एक टैग होता है UA दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट, देन होता है A दैट इज ओनली एडल्ट, NS यानी स्पेशल कैटेगरी में क्लासिफाई करके, ताकि हर फिल्म ऑडियंस के लिए सेफ हो। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच इंडियन स्टेट recently launched the RESET program to provide hybrid mode sports education to athletes। तो किस भारतीय राज्य ने हाल ही में एथलीट्स को हाइब्रिड मोड खेल शिक्षा प्रदान करने के लिए रीसेट कार्यक्रम मतलब रीसेट प्रोग्राम शुरू किया है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मध्य प्रदेश। अब देखो, मध्य प्रदेश ने रिसेंटली रीसेट प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका मेन फोकस हाइब्रिड मोड में स्पोर्ट्स एजुकेशन प्रोवाइड करना है एथलीट्स को। इस प्रोग्राम के थ्रू एथलीट्स को ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी मिलेगी। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि कुछ क्लासेस ऑनलाइन होंगी और कुछ ऑन फील्ड। इस इनिशिएटिव का एम है कि एथलीट्स को उनकी ट्रेनिंग के दौरान एजुकेशन का भी प्रॉपर एक्सपोजर मिल सके, ताकि वो अपने करियर के साथ साथ एकेडमिक्स में भी आगे बढ़ सके। मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम स्पोर्ट्स और एजुकेशन के बीच एक बैलेंस बनाने की तरफ एक अच्छी पहल है। अभी देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। So third question is asking us, what is the primary purpose of the 2G bioethanol initiative recently promoted by the Indian government? भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रोत्साहित की गई 2G बायोइथेनॉल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय यूजिंग एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज। कृषि अवशेषों का उपयोग करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए सो टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय यूजिंग एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली 2G बायोइथेनॉल इनिशिएटिव प्रमोट किया है उसका प्राइमरी पर्पस है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना बाय यूजिंग एग्रीकल्चर रेसिड्यूज। 2G बायोइथेनॉल का मतलब है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल, जो कि क्रॉप्स के बाद बची हुई रेसिड्यूज जैसे कि पैडी स्ट्रॉ ओके, मतलब जैसे आपने फसल उगा दी, ठीक है, ये फसल आपके लग गए, उसके बाद आपने इसको कट कर दिया तो ये जो रह गए इसे पैडी स्ट्रॉ बोलते हैं, ठीक है। जो रेसिड्यू जैसे कि मैं कहा थी, यस, पैडी स्ट्रॉ, देन शुगर कैन बैगेज, जो शुगर किंग का डंठा वंठा रह जाता है,
और अदर एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है। इस इनिशिएटिव का फ़ायदा ये होगा कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम होगा और उसके बदले एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल का उपयोग किया जाएगा, जो कार्बन एमिशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। इसने ना सिर्फ एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा बल्कि फार्मर्स को भी एक एडिशनल इनकम सोर्स मिलेगा उनके क्रॉप रेसिड्यू से। अब आइए देखते हैं हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। Which country has the Director General of Trade Remedies DGTR recommended imposing an anti-dumping duty for aluminum foil imports? तो क्या पूछ रहा है, किस देश पर व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR व्यापार उपचार महानिदेशालय, बेसिकली यू जस्ट से डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR ने एल्यूमिनियम फॉयल के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है चीन, ऑप्शन नंबर बी, चीन, चाइना। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR यानी व्यापार उपचार महानिदेशालय चाइना, DGTR ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले एल्यूमिनियम फॉयल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की रिकमेंडेशन दी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है कि एक ऐसा टैक्स जो इसीलिए लगाया जाता है ताकि फॉरेन प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक मार्केट में अनफेयरली लो प्राइसेस पर बेचने से रोका जा सके। चाइना से आने वाले एल्यूमिनियम फॉयल को इंडिया में बेचने से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा था क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का प्राइस बहुत कम था। इस ड्यूटी का एम है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करना और मार्केट में फेयर कंपटीशन इंश्योर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द राइज इन अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स एंटरिंग द US ऑन फुट? अमेरिका में पैदल प्रवेश करने वाले अप्रवासियों की बढ़ती संख्या के बारे में कौन सा कथन सही है? सो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, दैट इज it is influenced by reopening of borders post COVID-19, यानी ये COVID-19 के बाद सीमा पुनः खोलने से प्रभावित है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इट्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन है कि अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन एमिग्रेंट्स का जो US में फुट से एंटर करने का ट्रेंड बढ़ रहा है, उसके पीछे काफ़ी हद तक रीज़न है बॉर्डर्स का पोस्ट COVID-19 रीओपन होना। COVID-19 पेंडेमिक के दौरान काफ़ी स्ट्रिक्ट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी जिसके कारण लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जब बॉर्डर्स दोबारा खुल गए हैं तो लोग फिर से उसमें US में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो बेटर लाइफ या अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं। इसीलिए पोस्ट पेंडेमिक रीओपनिंग एक मेजर फैक्टर है इस राइज में। अब देखते हैं हमारा 6th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। Which country recently imposed a nationwide ban on single-use plastic products starting from 2024? किस देश ने हाल ही में 2024 से शुरू होने वाले एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादनों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कनाडा, ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। तो कनाडा ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 2024 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर नेशन वाइड बैन लगाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जैसे प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉज, कटलरी और फूड कंटेनर्स एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ईजिली डिग्रेड नहीं होते और पोल्यूशन बढ़ाते हैं। इस बैन का एम है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और प्लास्टिक वेस्ट को कम करना ताकि ओशंस और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। कनाडा का ये स्टेप सस्टेनेबिलिटी और क्लीनर एनवायरनमेंट की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, which organization recently recommended the imposition of an anti-dumping duty on Chinese aluminum foil imports into India?
तो किस संगठन ने हाल ही में चीन से भारत में आयातित एल्यूमिनियम फॉयल पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की? इट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR, व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR। ओके, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR ने रिसेंटली रिकमेंड किया है कि चाइना से इंपोर्ट होने वाले एल्यूमिनियम फॉयल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक ऐसा टैक्स होता है, ओके, एक ऐसा टैक्स होता है जो उस सिचुएशन में लगाया जाता है जब किसी कंट्री का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में इतने सस्ते दाम पर बेचा जाता है कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा होता है। चाइना से आने वाले एल्यूमिनियम फॉयल का प्राइस बहुत कम था, जिसके वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स को मार्केट में कंपटीशन फेस करना मुश्किल हो रहा था। DGTR यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज का ये रिकमेंडेशन इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ताकि मार्केट में फेयर कंपटीशन बनाए रखा जा सके। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, yes, the Indian government has announced plans to establish dedicated enzyme manufacturing facilities to boost the production of which biofuel? भारत सरकार ने किस बायोफ्यूल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एंजाइम निर्माण सुविधाएं स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने किस बायोफ्यूल के उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एंजाइम निर्माण सुविधाएं स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? कौन सा है भाई? इट इज 2G बायोएथेनॉल। ठीक है, सो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो डेडिकेटेड एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करेगी ताकि 2G बायोएथेनॉल की प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। 2G बायोएथेनॉल एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है जो एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे पैडी, स्ट्रॉ और शुगर केन बैगेस से बनाया जाता है। एंजाइम्स का रोल इस प्रोसेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये एग्रीकल्चर रेसिड्यूज को इथेनॉल में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। इस इनिशिएटिव का एम है कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम किया जाए, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। अभी हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। Which of the following statements about the वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स is correct? So, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, उनका उद्देश्य भारत में घरेलू रेल यात्रा को बढ़ावा देना है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दे आर एम्ड एट एनहांसिंग डोमेस्टिक रेल ट्रेवल इन इंडिया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स के बारे में ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये ट्रेन्स इंडिया में डोमेस्टिक रेल ट्रेवल को एनहेंस करने के लिए लॉन्च की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है जो पैसेंजर को फास्टर और कंफर्टेबल जर्नी प्रोवाइड करती है। इसका डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, जिससे ये ट्रेन एग्जिस्टिंग रेल सर्विसेज से ज़्यादा एफिशिएंट और टाइम सेविंग है। इंडियन रेलवेज का ये इनिशिएटिव ट्रेवल एक्सपीरियंस को बेटर बनाने और लोगों को सेफ, कन्वीनियंट और क्विक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए है। अभी देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश टर्किक राज्यों के संगठन का सदस्य है? दैट इज उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। तो उज्बेकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स का एक मेंबर कंट्री है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टर्किक स्टेट्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो टर्किक स्पीकिंग कंट्रीज़ को एक साथ लाता है जिनके कल्चरल, हिस्टोरिकल और लिंग्विस्टिक टाइज है। उज्बेकिस्तान ने 2019 में इस ऑर्गेनाइजेशन का
इस ऑर्गेनाइजेशन में फुल मेंबरशिप हासिल की थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है मेंबर कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन बढ़ाना इन वेरियस फील्ड्स जैसे इकोनॉमी, कल्चर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। उज़्बेकिस्तान का इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना इन टर्किक नेशंस के साथ उसके टाइज को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। 3 सितंबर का यही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो मेक श्योर कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल की जो घंटी है उसको ज़रूर दबाएं और कमेंट में बताएं कुछ समझ नहीं आया, डाउट है तो। ऑलराइट, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।